नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। गांव किसान के एक नए एपिसोड में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में बता दें, हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान आपके लिए लेकर आए हैं। अब इन तीनों सेगमेंट्स के जरिए क्या कुछ जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। जानकारी के लिए आइए शुरुआत करें आज के अंक की। किसान भाइयों बहनों, औषधीय पौधों की खेती हमेशा से ही काफी फायदेमंद साबित होती है, लेकिन इसमें फायदा तभी मिल सकता है जब इसके बारे में पूर्ण जानकारी हो। बता दें आपको, औषधीय पौधों में ही शामिल है एलोवेरा की खेती। अब इसे अपना करके कैसे आप इसे अपने लिए मुनाफे का सौदा बना सकते हैं, आइए आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में। तेजी से औषधीय पौधों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। कोविड काल के बाद से जहां इस तरह के उत्पादों में इजाफा देखा गया, वहीं लोग छोटे रूप में ही सही, लेकिन इन पौधों को घर में कहीं न कहीं जगह दे रहे हैं। ऐसे ही पौधों में एक है एलोवेरा, जिसे धृत कुमारी या ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी पत्तियां साल भर हरी भरी बनी रहती हैं, जो कम पानी में भी आसानी से जीवित रह सकता है। इस पौधे की पत्तियों में 70 कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन, शर्करा, लवण, अमीनो अम्ल, फेनोलिक व सैलिसिलिक अम्ल पाए जाते हैं। इसीलिए इसकी पत्तियों के पल्प का इस्तेमाल दवा और सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी किया जाता है। मौजूदा समय में इसकी बढ़ती मांग किसानों के लिए इसकी खेती और उत्पाद के द्वार खोल रही है। तो आइए जानते हैं एलोवेरा की खेती के बारे में विस्तार से। एलोवेरा शुष्क इलाकों, जहां बरसात कम होती हो या जहां पानी की सुविधा कम हो, ऐसे इलाकों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसीलिए इसकी फसल सूखा भी बर्दाश्त कर सकती है। हमारे देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी व्यावसायिक खेती की जाती है। इसके लिए सबसे उपयुक्त तापमान 20 से 22 डिग्री होता है। वहीं मिट्टी की बात करें तो बलुई, दोमट से लेकर पहाड़ी मिट्टी में भी इसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। व्यावसायिक खेती के लिए किसान इन उन्नत किस्मों का चयन कर सकते हैं। IC 111-271, IC 111-280, IC 111-269, IC 111-273। इन किस्मों में पाई जाने वाली एलोडिन की मात्रा 20 से 23% तक होती है। इसकी बुआई से पहले खेतों को जोतकर तैयार करना चाहिए। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए आखिरी जुताई के समय लगभग 15 से 20 टन सड़े गोबर की खाद डाल सकते हैं। गूदेदार पत्ती ही एलोवेरा का बीज होता है। 10 से 15 सेंटीमीटर की अच्छी पत्तियां चुनकर बीज के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। रोपाई का सबसे अच्छा समय जुलाई-अगस्त का होता है। इस मौसम में रोपाई करने से पौधों का विकास काफी तेजी से होता है और फिर 1-1 फुट की दूरी पर इन्हें रोपा जाता है। रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान रहे, जहां आप एलोवेरा बो रहे हैं वहां अधिक पाला नहीं पड़ना चाहिए। एलोवेरा की खेती में लागत भी कम आती है और पानी की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है। इसके लिए सिर्फ 4 या 5 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बढ़वार अच्छी हो, इसके लिए खेतों से खरपतवार निकालना बहुत जरूरी है। पूरी फसल के दौरान 3 से 4 बार निराई गुड़ाई करें। निराई के बाद पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दें। इस फसल की एक और अच्छी बात है और वो ये है कि इसमें कोई खास कीट या बीमारी नहीं लगती, इसीलिए इसमें कीटनाशक की भी जरूरत नहीं होती। हालांकि कभी कभी पत्तियां सड़ जाती हैं या उन पर धब्बे पड़ जाते हैं, तो ऐसे में गली पत्तियों को काट कर बाहर निकाल दें। एलोवेरा की फसल 4 महीने में तैयार हो जाती है। तैयार पत्तियों की कटाई या तोड़ाई तब करें जब वो पूरी तरह से विकसित हो जाएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पौधे के बीच की पत्तियां सुरक्षित रहें, जिससे पौधा विकास कर सके। उपज की बात करें तो औसतन प्रति हेक्टेयर 15 से 20 टन ताजी पत्तियों का उत्पादन लिया जा सकता है। उचित देखभाल से 25 से 35 टन तक पैदावार ली जा सकती है। इस तरह से एलोवेरा के बढ़ते उपयोग के कारण एलोवेरा की उन्नत खेती किसानों के लिए लाभ का सौदा साबित हो सकती है। ये तो हो गई खेत की बात, लेकिन बड़े शहरों में एलोवेरा को घर के अंदर भी स्थान दिया जाने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये पौधा फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन जैसी हानिकारक गैसों को दूर करता है। साथ ही ये सूर्य की किरणों को आसानी से अवशोषित भी कर लेता है। इसीलिए लोग गमलों में भी एलोवेरा लगाना पसंद कर रहे हैं।
था सेगमेंट खेती किसानी। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। सौ 50 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में भैंस पालन के कितने फायदे हैं, कैसे इससे अपनी आय को बढ़ाया जा सकता है, आज के हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन में इसी पर बात होगी। तो फिर आइए नजर डालें हमारी सेगमेंट हमारा पशुधन पर। भैंस पालन एशिया के देशों में खाद्य सुरक्षा और आय बनाए रखने का सबसे अच्छा जरिया है। ये किसानों के लिए एक बहुउपयोगी पशु है, जिससे किसान के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। करीब 5000 सालों से ये पशु दूध, मांस, खाल और शक्ति देकर किसानों को सशक्त कर रहा है। भारत में करीब कुल दूध उत्पादन की पूर्ति में से 54% भैंस से ही मिलता है। वहीं भारत भैंस के मांस के सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। भारत ने दुनिया को 1.086 मिलियन टन भैंस के मांस उत्पादों का निर्यात किया है, जिसकी कीमत साल 2020-21 के दौरान 23,464 करोड़ रुपए थी। वहीं पिछले 70 सालों में दूध उत्पादन में भी भैंस ने भारत को पहले पायदान पर पहुंचा दिया है। आइए जानते हैं भैंस के दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में। भैंस का दूध प्रोटीन, वसा, फैटी एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी से भरपूर होता है। साथ ही इसमें कोलेस्ट्रॉल, सोडियम व क्लोराइड की मात्रा कम होती है। भैंस का दूध स्वाद में मीठा होता है। साथ ही अधिक ठोस पदार्थों के साथ मलाईदार व गाढ़ा भी होता है। इसीलिए इसके दूध की मांग में कभी कमी नहीं देखी गई। आज भी देश में कुल दूध उत्पादन में 54 से 85% के बीच भैंस का योगदान है। साथ ही ग्रामीण जीवन में आय में भी ये महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है। इस पशु का पालन बेहद सरल होता है। भारत में अगर भैंसों की बात की जाए तो यहाँ 3 तरह की नस्लें ज्यादा लोकप्रिय हैं, जिसमें मुर्हा, मेहसना, सुरती प्रमुख हैं। भैंस पालन के लिए अच्छी नस्ल होना बेहद जरूरी है। बेहतर उत्पादन के लिए नस्ल के साथ साथ इनके आहार पर भी ध्यान देना होता है। भैंस को एक दिन में करीब 4 किलो दाना, 3 किलो गेहूं का भूसा, 15 से 20 किलो हरा चारा लगता है। संतुलित दाना बनाने के लिए मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा की लगभग 35% मात्रा, सरसों, मूंगफली, बिनौला, अलसी, खल की करीब 32 किलो मात्रा, चोकर करीब 35 किलो, करीब 1 किलो नमक मिलाकर बना सकते हैं। साथ ही मौसम के हिसाब से पशु के आहार में बदलाव करते रहें, जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। पशुधन की हानि से बचने के लिए पशुपालकों को चाहिए कि समय समय पर पशुओं का विभिन्न बीमारियों के लिए टीकाकरण किया जाए। दुधारू पशुओं में खासतौर पर खुरपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, ब्रुसेलोसिस, रेबीज, एंथ्रेक्स रोग होने की आशंका रहती है। इनसे बचाव के लिए खुरपका की पहली खुराक पशु के 4 माह का होने पर, गलघोटू की 6 माह या अधिक पर, लंगड़ा बुखार के लिए 6 माह या अधिक पर, थाइलेरियोसिस के लिए 3 माह या अधिक पर लगवाना चाहिए, क्योंकि समय रहते बचाव में ही सुरक्षा है। साथ ही रोकथाम के लिए रोगों के लक्षणों को पहचानकर समय पर जरूरी कदम उठाने चाहिए। संक्रमण की शुरुआती अवस्था में उपचार कराना ज्यादा प्रभावी होता है। पशुपालन में बेहतर सफलता पाने के लिए जानकारियों का होना बेहद जरूरी है।
यदि कोई पशुपालक इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें अपने क्षेत्र के पशुपालन विभाग से संपर्क करना चाहिए। विभाग से मिली जानकारी के आधार पर व्यवसाय में होने वाले जोखिमों को कम किया जा सकता है, साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। किसान भाइयों बहनों, आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं पशुपालक कैलेंडर पर और जानते हैं कि वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आप अपने पशुओं के लिए कर सकते हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए पशुशाला में साफ सफाई रखें और पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय करें। इस माह में अतः परजीवी व बाह्य परजीवी के प्रकोप की आशंका रहती है, इसीलिए पशु को रोगों से बचाएं। खुरपका मुंहपका यानी FMD, गलघोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार, BQ जैसे जरूरी टीके पशु को लगवाएं। इस माह में भैंसों का बयान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात को सुरक्षा दें। पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को करीब 1.5 से 2 इंच पर धागे से बांधे व टिंचर व आयोडीन लगाना चाहिए। इस माह में दूध उत्पादन सही बनाए रखने के लिए पशु को खनिज लवण की मात्रा चिकित्सक की सलाह पर दें। इस समय बारिश से उगे हरे चारे को सीधे पशु को ना दें, ये पशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये चारा फसल मक्का की दूसरी फसल लेने का सही समय है। 25 से 30 किलो बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। इस समय पशुपालक संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, बाजरा, लोबिया एवं ज्वार की बुआई करें। तो ये था सेगमेंट हमारा पशुधन। बता दें, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। बागबान की रसोई में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे बेहतरीन सफर पर जो होगा फसलों के खेतों से लेकर बाजार से होते हुए हमारी और आपकी रसोई तक पहुंचने का। साथ ही उन ऐतिहासिक स्थलों से आपको रूबरू करवाएंगे जिनका भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बागबान की रसोई देखिए 24 जुलाई से हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, गौपालन हमेशा से ही सराहनीय व्यवसाय रहा है और इसमें महिलाओं की भूमिका तो बेहद ही अहम रहती है। आज की हमारी एक सफल किसान है, साथ ही साथ वो गौपालक भी हैं, वो भी इसी क्षेत्र में सराहनीय योगदान दे रही हैं। आइए मुलाकात करते हैं उनसे, जानते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। पशुपालन में महिलाओं की भागीदारी हमेशा से रही है, लेकिन आज की शिक्षित होती नारी इस काम को काफी आगे लेकर आ चुकी है। हालांकि पहले तस्वीर कुछ और हुआ करती थी। पहले महिलाएं चारा संग्रह करना, पशुओं को समय पर आहार देना, पशु के स्वास्थ्य की देखभाल करना, दूध दोहना, नवजात पशुओं की देखभाल करना जैसे कामों में वक्त दिया करती थी। लेकिन अब महिलाएं पशुपालन को एक स्टार्टअप के रूप में लेकर सामने हैं, जिसके पीछे उनके बुलंद इरादे और सरकार की पहल शामिल है। ऐसी ही एक महिला है मिलन शर्मा जी, जो अपने आंगन में पल रही देसी गायों की न सिर्फ सेवा कर रही हैं, बल्कि उनके लिए 12 एकड़ भूमि में चारे का उत्पादन भी कर रही हैं। मथुरा की रहने वाली मिलन जी से बात की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। जी, बैकग्राउंड वैसे मेरा बायोकेमिस्ट्री का है, उसके बाद जर्मन भाषा में आगे बढ़ कर के और जर्मन सरकार के एक प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह कार्यरत थी। परिवार मेरा मथुरा से है, तो गौ सेवा का भाव तो हमेशा से ही फैमिली में रहा। तो जो मेरे ससुर जी थे, लेट मेजर BP शर्मा जी,
बड़े गौ सेवक रहे हैं और उनका देहांत 2017 में हो गया। उनके बाद जो मेरे पति जो उनके सबसे बड़े बेटे हैं, उनके मन में विचार आया है कि हम पिताजी की याद में 2 अच्छी साहिवाल गाय लेकर के आए, वरना 4 गाय हमारे हमेशा रहती थी, अपना छोटा फार्म था। 2 गाय आई, 4 से 2 6 हो गई। फिर तो लगा कि और अच्छी भी लेकर के आए, 2 राठी भी ले आए, 2 हरियाणी भी ले आए। करते करते अपने पास 4-5 महीने में ही 30 गाय बच्चे हो गए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि त्याग पत्र दिया जाए, क्योंकि ये मशीनें तो है नहीं कि जब मर्जी चाहे बंद करके बैठ जाओ, ये तो जीव हैं और वो भी गौ माता हैं। तो उनके लिए तो फिर हमें उनको रखने, उनके लिए देखभाल करने के लिए किसी ना किसी को तो समय देना ज़रूरी था। तो परिवार में से मैंने ही ये कदम लिया और फिर NDRI करनाल पे जा कर के उनके कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के वैल्यू एडिशन एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के कोर्सेज़ किए। उसके बाद तो फिर मैंने लुवास, हिसार वेटनरी कॉलेजेस जो हैं, लुधियाना, मथुरा, ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, सब जगह के दरवाजे खटखटाए और धीरे धीरे करके टीचिंग बैकग्राउंड से रही हूँ। तो पहले सोचा कि ज्ञान अर्जित कर लिया जाए इस बारे में और फिर अब गौपालन कर रही हूँ। और जैसा एक चीज़ अभी आपने कही थी कि कृषि और सब में महिला आगे हैं, मेरे हिसाब से जो पशुधन है वो सबसे आगे है। क्योंकि यदि चाहे हम खेती करें, चाहे बागवानी करें, अगर हम रसायन से हटकर जाना चाहते हैं, मतलब केमिकल फ्री, पॉइजन फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री खेती या बागवानी किसी में भी करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे लिए गोबर और गौमूत्र। तो पशुधन, गोवर्धन हमारे लिए सबसे ऊपर है। पशुपालन करते करते धीरे धीरे मैंने ये सब भी उसमें इंटीग्रेट किया। अब हम करीब 12 एकड़ में तो चारे की खेती कर रहे हैं और करीब 25 एकड़ में बाकी अनाज, दलहनी फसलें और तिलहनी फसलें भी कर रहे हैं। उनका ये सेवा भाव इतना सहज था कि उन्होंने देसी गायों की नस्लों को ही चुना। वो मानती हैं कि भारतीय गौवंश बेहद मेहनती और रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है, जिससे वो कम बीमार पड़ती हैं और अच्छे से जीवन यापन कर पाती हैं। मिलन जी ने देसी गायों को 3 कैटेगरी में बांटा है। क्या है वो कैटेगरी, आइए उनसे समझते हैं। गौवंश में आपने कौन कौन से प्रजातियां रखी हैं और उसकी वैल्यू क्या है? आप उसे रखने के पीछे आपने क्या सोचा है? शुरुआत तो ये हुई कि देसी नस्ल की गाय रखनी चाहिए और शुरू में जो नाम सुने जाते हैं आप सब भी लोग वही सुनते होंगे, गीर गाय, साहिवाल गाय। ये नाम इसलिए ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि हाँ, अगर हम डेयरी को बिजनेस की तरह लेते हैं तो दूध देने वाली गाय, जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं, वो यही हैं। पर असल में 3 तरह के हम कहते हैं जो दूध देने वाले पशु होते हैं, मिल्च ब्रीड, ड्राफ्ट ब्रीड और एक इनका कॉम्बिनेशन होता है मिल्च और ड्राफ्ट का। तो मिल्च ब्रीड वो वैसी गाय होती हैं जो कि उनके नीचे कहीं भी 10 से 20 लीटर तक का आपको दूध मिलेगा। अब ये जो सारा दूध है, यदि हम बछड़े बछड़ी को ही पिला दें तो वो उनके लिए ठीक नहीं है। उनका जो पेट है वो एक दूसरे तरह की चीज़ को पचाने के लिए, उससे ताकत लेने के लिए बना हुआ है, जैसे घास और हरा चारा वगैरह। तो ये सारा दूध बछड़े बछड़ी नहीं पी सकते। मतलब जो मिल्च ब्रीड है उससे दूध मिलता है बाकी हम लोगों को भी पालने के लिए। फिर एक होती है ड्राफ्ट ब्रीड, जैसे मेवाती हुई, ये गाय, इनके नीचे आपको 1.5-2 लीटर ऐसा दूध मिलेगा। मतलब केवल बछड़े बछड़ी के लिए ही पर्याप्त है वो दूध, हमको इंसानों को उनसे वो दूध लेना नहीं चाहिए। तो इनका फिर काम क्या है? इनका मेन काम होता था, ये बोझा ढोने वाले हमारे पशु थे, बैलगाड़ी खींचेंगे, हल चलाएंगे। और एक और ब्रीड होती है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिल्च और ड्राफ्ट का। तो इनके शरीर में ये काबिलियत होती है कि दूध इतना देंगे कि अपने बच्चे को पिला लें और हमारे बच्चों को भी पिला लें और साथ साथ में हमारे लिए बोझा भी ढो डालें। तो मेरे हिसाब से सबसे उन्नत ये वाली किस्म होती है, जैसे अपने यहाँ की हरियाणी गाय हैं कि वो ग्याबिन हो के भी बोझा भी ढोलेंगी और अपने बच्चे के लिए और हमारे बच्चे के लिए दूध भी दे लेंगी। तो सबसे उन्नत किस्म का दूध तो उन्हीं का हुआ। पशु स्वास्थ्य के लिए भी मिलन काफी संवेदनशील रहती हैं। उनका कहना है कि देसी गौवंश भारत के हर मौसम के प्रति काफी सहनशील होती हैं। इसके बाद भी मिलन जी टीकाकरण को कितना जरूरी मानती हैं, ये भी जान लेते हैं। और मैं ये जानना आगे चाहूँगा कि इसकी जो देख रेख है उसे मौसम के अनुसार कैसे आप उसे देखते हैं और उनकी देख रेख में कब कौन सी औषधि की ज़रूरत है या उन्हें टीके की ज़रूरत है, आप उसे कैसे करते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, अगर हम देसी गौ पालन करते हैं तो मौसम का हमें बहुत ज़्यादा इतना
परेशान हमें मौसम नहीं करता है। वहीं अगर हम क्रॉस ब्रेड रखते तो गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी से बहुत उनकी हमें देख रेख करनी पड़ती। पर अपने जो देसी गौवंश हैं, भीषण गर्मी में भी, बरसात में भी और सर्दी में भी, उनको आप खुला पेड़ों के नीचे घूमने का मौका मिल जाए तो वो उसी में सुखी रहते हैं। तो उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रबंधन नहीं करना पड़ता है। टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, ये मैं अपने गांव के भी और जितने किसान भाई बहन हैं उन सबको भी बताती रहती हूँ। और एक बहुत छोटा सा उसका एक एग्जाम्पल है, जैसे पोलियो कैसे हटाया गया अपने देश से, क्योंकि इतना व्यापक टीकाकरण किया गया। इसी तरह से जो पशुधन है उनके लिए भी टीकाकरण बहुत आवश्यक है, और उसके लिए सरकार की जो योजनाएं हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुफ्त में टीकाकरण मुहैया किया जा रहा है, और अभी हरियाणा प्रदेश में तो खासकर ड्यूल वैक्सीन मतलब HS और जो FMD की दोनों की एक साथ वैक्सीन दे रहे हैं, और साथ में ब्रुसेला की भी वैक्सीन लगवाई जा रही है। पशु आहार को लेकर मिलन जी काफी सजग हैं। करीब 12 एकड़ भूमि में पशुओं के लिए चारा उगाती हैं। साथ ही वो अपने पशुओं को मौसम के अनुसार आहार देती हैं। हरे चारे के अभाव में वो साइलेज को काफी अच्छा विकल्प मानती हैं। साथ ही मूल्य संवर्धन को लेकर उनकी क्या राय है, ये भी जान लेते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसके खान पान पे मौसम के अनुसार किस तरह का ध्यान देना चाहिए, और साथ ही इससे हमें हर मौसम में उत्पाद बराबर बना रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हर मौसम की इंसानों के लिए भी ये ही चीज़ लागू होती है कि जो मौसमी फसलें हैं या फल हैं हमें वो खाने चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। जैसे गर्मियों में तुरई, लौकी, उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो वही हमें सूट करती हैं। इसी तरह से जो मौसमी उस टाइम फसल है, जैसे सर्दियों में बरसीम, जई, ये खिलाई जाती है। गर्मियों में अभी हम ज्वार, मक्का, इनका उनको सेवन कराते हैं। पर एक चीज़ जो अब अपने देश में होती आ रही है कि जो चारा फसल उगाने के लिए जो रकबा है या ज़मीन है हम कहें, वो कम होती जा रही है। किसानों का उससे बिल्कुल रुझान हटता जा रहा है। तो ऐसे समय में अभी एक साइलेज जो हम कहते हैं कि पशुओं के लिए अचार बनाना, वो एक अच्छी प्रोसेस है जो निकल के आएगी, और जिस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, किसानों को भी। और अचार से एक और फ़ायदा है कि आपको पूरे साल एक जैसा जो उनको आप न्यूट्रिशन वाइज देना चाहते हैं, बैलेंस डाइट, वो पूरी हम देते रह सकते हैं। तो इस पे विचार करना चाहिए हम सभी को। तो ये थी हमारी आज की कामयाब किसान। उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे। साथ ही बता दें आज के अंक में भी बस इतना ही। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारी YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।